अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है नाज़रीन, उसमें हम डिस्कस करेंगे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस को। और सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली क्या चीज़ है, और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और इसकी बेसिकली काजेज़ क्या हैं, और रिस्क फैक्टर्स कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है, इस फिजियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेसिकली सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ये क्या चीज़ है। सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली जो है ये एज रिलेटेड फैक्टर है। और बेसिकली जो स्पाइनल डिस्क होती है उसमें वियर एंड टीयर्स आते हैं। और जैसी मोस्टली 85% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 60 से अबव होती है, तो वो इसका शिकार होते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो 15% लोग ऐसे हैं जो आफ्टर 40 ईयर जो है वो इसका शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेसिकली बोन्स पर है, उसकी वजह से भी सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है बेसिकली। और बोन्स पर क्या चीज़ है, जो बेसिकली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है बेसिकली उसकी जो आउटर ग्रोथ है, बोन की जो आउटर ग्रोथ है उसकी वजह से नर्व जो है वो पिंच होती है। और नर्व के पिंच होने की वजह से भी पेन जो है नेक के एरिया में बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसके अलावा अगर देखा जाए तो नर्विंग ऑफ स्पाइनल केनाल, जो स्पाइन का जो बेसिकली केनाल है उसमें जब नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, तो बेसिकली जो फोरामिना है उसमें बेसिकली जो नर्व रूट पास हो रहा होता है, तो उसकी वजह से नर्व पिंच होती है। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से बेसिकली नेक के एरिया में पेन हो सकता है। इसके अलावा ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेन नेक में रहेगा, पूरे आर्म में जाएगा। इसके अलावा हैंड में पेन हो सकता है, और प्लस इसका इफेक्ट जो है ना लेग और फीट तक भी जाता है। अब इसकी कॉमन जो सिम्टम्स को अगर हम देखें कि इसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, बेसिकली सर्विकल जो स्पॉन्डिलोसिस है इसकी मेन सिम्टम्स क्या हैं। मेन सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास टिंगलिंग आती है, मीन्स के जैसे जो फुट की और हैंड की जो फिंगर्स है इसमें सुइयों का चुभना, और नमनेस एंड वीकनेस इन आर्म, हैंड, लेग एंड फुट। और बेसिकली जो नमनेस है, हाथ का सुन्न हो जाना, पाँव का सुन्न हो जाना, और आर्म का सुन्न हो जाना, ये सारी बेसिकली इसकी सिम्टम्स में आता है। और फिर इसके अलावा सेकंड जो इसकी सिम्टम्स है वो बेसिकली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है, हम आंगी है बेसिकली उसमें कमी आ जाती है। और जो वॉकिंग है उसमें भी डिफ़िकल्टी आ जाती है, सही लड़खड़ा के चलता है पेशेंट इसमें। और तीसरी जो कॉमन चीज़ यहाँ पे है वो लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि जो ब्लैडर है, जो मसाला है उसके ऊपर जो कंट्रोल है पेशेंट का वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लूइड्स हैं, जो बेसिकली नमकियात हैं बॉडी के अंदर, वो भी खारिज हो जाती हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट है वो भी साथ साथ जो है ना खारिज होता रहता है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये तो बेसिकली इसकी मेन सिम्टम्स आ गई। अब इसके हम आते हैं काजेज़ के ऊपर कि इसकी बेसिकली रीज़न्स क्या हैं, कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। सबसे पहली रीज़न तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास डिहाइड्रेटेड डिस्क हो जाती है। यानी कि जो बेसिकली एक डिस्क क्या है, एक कुशन है जो बेसिकली दो मोरों के दरमियान पड़ा होता है। तो ये जो कुशन है, ये जो बेसिकली डिस्क है, ये जब डिहाइड्रेटेड हो जाती है, मीन्स कि जब ये खुश्क हो जाती है, जैसे ही ये बेसिकली जो डिस्क है ये खुश्क होगी, तो खुश्क होने के साथ ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। बेसिकली जब ये श्रिंक हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से इसका साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और उसकी वजह से भी जो नीचे से नर्व रूट पास हो रहा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और मोस्टली आफ्टर 40 ईयर्स के बाद जो है ना ये डिहाइड्रेशन जो डिस्क की है ये स्टार्ट हो जाती है मोस्टली पेशेंट्स में। अब सेकंड जो फैक्टर है इसमें काजेज़ का, वो क्या है हमारे पास, वो हर्निएटेड डिस्क आ जाता है। हर्निएटेड डिस्क क्या चीज़ है, ये बेसिकली जो आउटर जो एक्सटीरियर पार्ट होता है स्पाइनल डिस्क का, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं। और उन क्रैक्स की वजह से ये क्या हो जाती है, डिस्क जो है ना स्क्वीज हो जाती है। और जब ये स्क्वीज होती है तो उसकी वजह से भी जो नीचे से जो नर्व पास आउट हो रही होती है, तो वो बेसिकली सारी नर्व जो है ना कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। और उसकी वजह से फिर गर्दन में, आर्म में, हैंड में पेन होना शुरू हो जाता है।
अब जो तीसरी इम्पोर्टेंट जो रीज़न है इसकी बेसिकली सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की, वो है बोन स्पर। अब बोन स्पर क्या चीज़ है? बोन स्पर बेसिकली जो है ना डिस्क की जो है ना बेसिकली ब्रेक डाउन कह लें। जो डिस्क है वो टोटली क्या हो जाती है, इस पे ब्रेक डाउन हो जाती है और इसमें जो बोनी स्पर है, बेसिकली जो वर्टिब्रा है, सर्विकल वर्टिब्रा है, उसके नीचे से जो वर्टिब्रा की आउटर ग्रोथ निकल आएगी। बोन, एक किस्म की बोन है ना, वो बढ़ के बाहर की तरफ आ जाएगी अपनी ओरिजिनल साइज से, और जब बाहर की तरफ आएगी तो आसपास जितनी भी नर्व्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उन सबको वो डैमेज करेंगे और उसकी वजह से भी जो है ना गर्दन के आसपास पेन होगी, और जब वो नर्व्स कंप्रेस होंगी तो उसकी वजह से बाजू हाथ का सुन हो जाना डेफिनेटली एक कंडीशन है। और जो लास्ट इसकी काज है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द स्टिफनेस ऑफ लिगामेंट्स, यानी कि टिश्यू टाइप की चीज़ें हैं जो बोन टू बोन कनेक्टेड होती हैं और उनका बेसिक जो काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी होता है और बोन की मूवमेंट होता है, बॉडी की मूवमेंट होता है। और जैसे ही इसमें लिगामेंट्स के अंदर स्टिफनेस आएगी तो जो नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और नेक की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अब हम आ जाते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर कि कौन कौन से लोग हैं जिनको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो हो सकता है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एज फैक्टर है, यानी कि जब से हमने पहले डिस्कस किया कि 85% लोग ऐसे हैं जिनमें 60 ईयर के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली कोई भी कंडीशन हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो सकती है, बोन स्पर की हो सकती है, जो हमने सारी कंडीशन डिस्कस की इनमें से कोई भी रीज़न हो सकती है। तो ये तो एक एज फैक्टर भी है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड जो वर्क ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर आपका शोबा ऐसा है जिसमें गर्दन के ऊपर आपके स्ट्रेस होता है, यानी कि आप के थकावट का एहसास होता है आपको काम करते हुए, गर्दन के एरिया में स्टिफनेस फील होती है, तो इस वजह से भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये हो सकता है। उसके अलावा और रिस्क फैक्टर्स में देखा जाए तो नेक इंजरी अगर होती है तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और फिर जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर मीन्स के मुर्सी है, बाज़ लोगों में आबाओ अजदाद में होता है तो वो फिर शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली कहते हैं। और फिर एक और जो लेटेस्ट स्टडीज़ में शो किया गया है, और नेक पेन की जो सबसे कॉमन जो रीज़न बताई जाती है स्मोकिंग। अब इसके पीछे क्या है, अभी तक कोई हिस्ट्री तो नहीं आई कि इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, बट एनी हाउ जो मोस्टली इसकी स्टडी में आया है कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं वो जब 40 ईयर्स को क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली उनकी नेक पेन जो है ना वो इंक्रीज़ होती है और उनमें से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बेसिकली सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस का हो सकता है। अब हम आते हैं एंड पे इसकी एक्सरसाइजेस के ऊपर। अब देखें एक्सरसाइजेस इसकी, सबसे पहले तो नेक के अंदर जो है ना स्टिफनेस आएगी, सख्ती आएगी और पेन भी होगी नेक के अंदर। तो ये कुछ मैं एक्सरसाइजेस बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मसलन अगर किसी को इफेक्ट हो ये तो वो उसको हैंडल कर सकता है। सबसे पहले तो गर्दन को, यानी कि आपकी जो चिन है यहाँ पे लगनी चाहिए, और जब दूसरी तरफ वापस छत की तरफ देखें तो पीछे की तरफ मसलन इस तरह, लाइक दिस। आपने ऐसे किया और फिर आपने ऊपर कर दिया, फिर इसको ऐसे करेंगे, राइट। तो इस तरह आपने तकरीबन 10 टाइम्स करना है। फिर उसके बाद आप इसको लेफ्ट पूरा, यानी कि उस तरफ लेके जाएंगे और फिर इस तरफ लेके जाएंगे, और ये जो कंडीशन है इसमें आपने नेक को 5 टू 10 सेकेंड होल्ड रखना है। जब 5 टू 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे ना तो तब जो है बेसिकली जो स्टिफनेस है ना वो रिलीज होगी। फिर इसके अलावा आप ये वाली, लाइक दिस, ये भी एक्सरसाइज आप साथ साथ करेंगे। और ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो ऑफिस में बैठे हुए, घर में काम करते हुए, कहीं भी आप वॉक कर रहे हैं, चलते फिरते आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज ये है कि ऊपर छत की तरफ देख के आंखें बंद करके पहले आप इसको क्लॉकवाइज करेंगे और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये जब इस किस्म की आप करेंगे तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब बेसिकली ये जो अभी वाली एक्सरसाइज मैंने बताई है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये आप करते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सा चक्कर भी आ सकता है, रिलैक्स होता है ना थोड़ा सा रीजन, तो उसकी वजह से चक्कर भी आ सकता है। तो ये कोशिश करें कि ये बैठ के एक्सरसाइज करें। अब ये एक्सरसाइज सारी हो गई हैं और अब उसके बाद हम जो
सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो बताने जा रहा हूँ कि इसमें बेसिकली अब देखें, हमारा जो सर्विकल रीजन होता है, बेसिकली जो नेक का रीजन होता है, इसमें 8 बेसिकली सर्विकल जो नर्व्स होती हैं, 8 पेयर्स होते हैं और ये बेसिकली फिर एक जाल बनता है, एक नेटवर्क बनता है जिसको हम ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। वो बेसिकली C5, C6, C7, C8 और T1 तक जाता है। तो ये बेसिकली सारी जब नर्व्स इफेक्ट होती हैं तो बेसिकली अब पहले भी लास्ट में बता दूंगा कि नर्व्स इतनी बेसिकली नाजुक होती है कि एक वाटर का छोटा सा ड्रॉप भी अगर उसके ऊपर गिरे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, इतनी नाजुक होती है। तो इसमें ये कि जो एक्सरसाइज है इसमें फॉर एग्जांपल अब जैसे हम बाजू है, इसको हम बॉलिंग कराते हैं, जैसे आपने पूरा 90 के एंगल पे ऐसे बाजू को लेके आए और फिर इसको आपने पहले क्लॉकवाइज घुमाया और उसके बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये आप कम से कम 50 टाइम्स करेंगे, 50 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे और 50 टाइम जो है ना इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। और कोशिश करेंगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप इसको 24 आवर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आफ्टर एवरी 4 आवर्स, आफ्टर एवरी 5 आवर्स, 6 आवर्स, जैसे आप इजी समझते हैं तो ये एक्सरसाइजेज साथ साथ आप करें तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट आएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।